हेलो फ्रेंड्स। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कल्चर पीटी 365 की जो कल्चर आई है उसको। तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख रहे हैं अभी करंटली जो भी हम देख रहे हैं यूपीएससी का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस कम हो रहे हैं एज एन, और कल्चर और एंशंट और मिडाइवल इंडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कल्चर का जो भी करंट पोर्शन है उसको तो करें ही, बट उसके साथ साथ आप कल्चर का जो बेसिक पोर्शन है उसको भी करें। सारी डायनेस्टीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें, तो इसलिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पीटी 365 कल्चर। ठीक है, तो कल्चर का पहला जो टॉपिक है वो है स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर में पहला है लिंगराज टेम्पल। तो लिंगराज टेम्पल पढ़ने से पहले हमको 3 टाइप के आपको टेम्पल पता होंगे कि जनरली हमारे यहाँ आए थे। पहला था कि नागरा स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया में पाया जाता था, द्रविड़ा स्टाइल जो कि हमारा साउथ में पाया जाता था, और डेक्कन एरिया में जो था वो दोनों का मिक्सअप था, जो कि वेसेरा टेम्पल आर्किटेक्चर था। ठीक है, तो दीज 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फाउंड। तो इनके भी कुछ कुछ सब टाइप्स आए थे। तो नागरा का जो सब टाइप्स था वो कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंगराज टेम्पल जो है न्यूज़ में क्यों था। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि जो 11th सेंचुरी का लिंगराज टेम्पल है उसको फिर से उसके आजू बाजू एरिया को फिर से क्या करना है, हमको एक नया रूप देना है कि उसके लिए उसको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी बढ़ाए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, उसमें आजू बाजू जो भी चीज़ें हैं उसको फिर से नए तरीके का डेवलप करें। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि लिंगराज टेम्पल को वो फेस लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं लिंगराज टेम्पल होता क्या है। तो लिंगराज टेम्पल है कहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, तो उड़ीसा में है। तो आपको पता होगा जब आपने नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि उड़ीसा में जो नागरा में जो शिखर होता है, जिसको हम शिखर बोलते हैं, उसको ही उड़ीसा में हम क्या बोलते हैं, रेखा द्वेल बोलते हैं। ठीक है, और मंडपा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जोगी यहाँ पे देखिए जगमोहन बोलते हैं। ठीक है, तो मंडपा जो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में था, यहाँ पे उसको जगमोहन बोलते हैं। ठीक है, तो लिंगराज टेम्पल जो था 11th सेंचुरी एडी में बिल्ड किया गया। किसने बिल्ड किया? किंग जजाति केशरी ने, जो कि सोमवंशी डायनेस्टी के थे। ठीक है, तो किसने बिल्ड किया? किंग जजाति केशरी ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी। फिर लेटर उसको और इनकाफ्ट किया गया बाय गंगा डायनेस्टी रूलर्स जो थे, उन्होंने लेटर उसको और एडिशन किए, उसमें सारी चीज़ें एडिट की। तो लिंगराज टेम्पल है, तो लिंग से ही आपको पता चल रहा होगा, तो ये किसके लिए डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। और ये टेम्पल सिग्निफाई करता है कि हमारा जो उड़ीसा में है, हम कौन सा सेक्ट फॉलो करते हैं, जो कि वैष्णविज्म है और शैविज्म होता है। ठीक है, शैविज्म और वैष्णविज्म सेक्ट जो है उड़ीसा में हम फॉलो करते हैं, ये टेम्पल सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहला तो किंग जजाति केशरी ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी ने बिल्ड किया, लेटर इन्होंने गंगा डायनेस्टी ने भी एडेड किया इसमें कुछ फीचर्स। फिर डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, टेम्पल जो है वो क्या सिग्निफाई करता है कि शैविज्म और वैष्णविज्म सेक्ट्स जो है उड़ीसा में फ्लरिश्ड हुए उस टाइम पे। फिर आते हैं इट्स डुअल क्या होता है? एक टॉवर लाइक शिखर जिसको बोलते हैं हम, उसी को डुअल बोलते हैं। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज कॉल्ड, ये जो माउंटेन शेप का बना है, आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से जो माउंटेन शेप का बना है उसे हम शिखर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, इसको हम शिखर बोलते हैं। ओके, तो माउंटेन शेप का जो बना है उसको हम शिखर बोलते हैं। तो डुअल जो होता है वो टॉवर लाइक होता है, जो कि 180 फीट तक राइजेस है, और वो जनरली जो बिल्ट किस स्टाइल में है, ये कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में बिल्ट है। तो अब हम सबसे पहले कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाद में पढ़ते हैं। तो ये किस टाइप में बिल्ट है? कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि सब सेक्ट है किसका, सब टाइप है, सब स्टाइल है किसका? नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो टेम्पल जो है लिंगराज टेम्पल जो है ब्रॉडली चार टाइप्स में डिवाइडेड है। 4 मेन हॉल्स है। सबसे पहला है गर्भगृह, जिसको सैंक्टम सेंक्टोरियम बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, डाइटी, मेन डाइटी, जैसे लॉर्ड शिवा है वहाँ पे सिचुएटेड होंगे। तो मेन डेटी जो है वहाँ पे सिचुएटेड रहती है। यज्ञ मंडपा क्या है? हॉल, जहाँ पे आप प्रेयर और जहाँ पे आप यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते हो उसको बोलते हैं यज्ञ मंडपा। फिर नाट्य मंडपा, नाट्य से आपको क्लियर होगा कि डांस और म्यूजिक हॉल।
और भोग मंडपा जहाँ पे डिवोटीज जो हैं क्या प्रसाद लेते हैं, और जो भी वहाँ के पंडित रहते हैं जो भी उनको प्रसाद देते हैं तो उसको बोलते हैं भोग मंडपा। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट है। पहला है गर्भगृह। गर्भगृह किसे बोलते हैं? जहाँ पे मेन डाइटी सिचुएटेड रहती है। यज्ञ मंडपा जहाँ पे हमारा हॉल रहता है प्रेयर्स के लिए। नाट्य मंडपा जहाँ पे म्यूजिक और डांस परफॉर्म किया जाता है। भोग मंडपा जहाँ पे डिवोटीज जो है प्रसाद लेते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत सारी डेली लाइफ को डिपिक्ट करता है। ठीक है, और बहुत सारे सोशल और कल्चरल गैदरिंग होती हैं इनसाइड द टेम्पल। लिंगराज जो है वो उसको रिफर क्या किया जाता है? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब सेल्फ ओरिजिनेटिंग शिवलिंग। क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि कहीं कहीं खुद ही से शिवलिंग ऊपर आ जाता है, एरेक्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे फिर मंदिर बनाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सेल्फ ओरिजिनेटिंग शिवलिंग था, उसको स्वयंभू भी बोला जाता है। और शिवलिंग को क्या बोला जाता है? हरिहरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है शिवलिंग को? शिवलिंग को हरिहरा बोला गया है। ठीक है, और इस टेम्पल के सबसे मेन अट्रैक्शन पार्ट है बिंदु सागर लेक, जो कि आजू बाजू है, टेम्पल के आजू बाजू है, लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ द टेम्पल। ठीक है, फिर शिवरात्रि फेस्टिवल जो है ऑब्वियसली शिव जी का फेस्टिवल है, तो ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है यहाँ पे। टेम्पल जो है ये नॉन हिंदूज़ के लिए ओपन नहीं है। जो नॉन हिंदूज़ हैं वो जो प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ से वो पूरी चीज़ें देख सकते हैं, जो कि वॉल बना है वहाँ से पूरी चीज़ें देख सकते हैं। और वो जो वॉल था वो किसने बनाया था? वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बना था। ठीक है, तो दिस वॉज ओरिजिनली इरेक्टेड फॉर अ विजिट बाई लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन जो थे उनके विजिट के लिए ये बनाया गया था ये हॉल। ठीक है, तो वहाँ पे जो है नॉन हिंदूज पीपल रहते थे और हिंदूज पीपल जो है वो टेम्पल के अंदर जाके पूजा कर सकते थे। ठीक है, तो लेटेस्ट रिवाइज वाटर लिंगराज टेम्पल। तो लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ठीक है, ये बिल्ड किसने किया था? किंग जजाति, जो कि सोमवंशी डायनेस्टी के थे, और फिर गंगा डायनेस्टी ने लेटर इसमें वो सब चीज़ें की थी, एडिशन फीचर्स उसमें किए थे। फिर ये डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा को है। ये किस स्टाइल में बिल्ड है? कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में बिल्ड है। ठीक है, इसके 4 पार्ट होते हैं, गर्भगृह, यज्ञ मंडपा, नाट्य मंडपा और भोग मंडपा। ठीक है, और ये डेली लाइफ वगैरह ये करता है। वहाँ पे जो शिवलिंग है उसको क्या बोलते हैं? हरिहरा बोलते हैं। ठीक है, और शिवरात्रि फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ये नॉन हिंदूज़ के लिए ओपन नहीं है। नॉन हिंदूज़ जो है वो वॉल के एक्सटीरियर जो वॉल बना है वहाँ पे जाके उस चीज़ को वॉल के पास जाके उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर व्यू कर सकते हैं चीज़ें। और ये किस लिए बनाया गया था? जब लॉर्ड कर्जन विजिट कर रहे थे, इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, नाउ कम टू कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सब स्टाइल है किसका? नागा आर्किटेक्चर का, जो कि फ्लरिश कब हुआ था? जो कि कब एंशियंट कलिंगा रीजन था। एंशियंट कलिंगा रीजन कौन सा था? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। तब ये जाके फ्लरिश हुआ था। इसमें जो शिखर था उसको क्या हम बोलते हैं? शिखर को उड़ीसा में क्या बोलते हैं? ड्वेल बोलते हैं, ड्वेला। ठीक है, इट जनरली वो क्या होता है? वर्टिकल होता है। वर्टिकल होता है पहले, तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे ये पूरा वर्टिकल है, फिर उसके बाद ये जाके कर्व हो गया है। ठीक है, तो उसी को बोला गया है यहाँ पे शिखर जो होता है कॉल्ड ड्वेल इन उड़ीसा। शिखर जो होता है वो किससे प्रिसाइडेड होता है? मंडपा से। मंडपा क्या होता है? एंट्रेंस जो था, गेट टेम्पल के एंट्रेंस होता है, उसको मंडपा बोलते हैं। तो उसी को उड़ीसा स्कूल ये कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में उसको क्या बोलते हैं? जगमोहन बोलते हैं। ठीक है, द स्टाइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल्स। रेखा ड्वेल होता है, पीढ़ा ड्वेल होता है, अरे खाखरा ड्वेल होता है। ठीक है, तो रेखा ड्वेल और खाखरा ड्वेल हाउसेस जो हैं जहाँ पे मेन डाइटी सिचुएटेड रहती है उसको बोलते हैं। तो लिंगराज टेम्पल में क्या है कि सारे स्टाइल के ड्वेल बने हुए हैं। ठीक है, तो रेखा ड्वेल और खाखरा ड्वेल में मेन डाइटी सिचुएटेड रहती है, और पीठा ड्वेल में जो होता है आउटर डांसिंग और ये हॉल परफॉर्म किया जाता है। देखिए यहाँ पे पीठा ड्वेल है, ये पीठा ड्वेल है और ये रेखा ड्वेल है। फिर आते हैं एग्जाम्पल्स जो है कलिंगा आर्किटेक्चर के, राजरानी टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, ये सब जो है। तो यहाँ पे एक बार मैं रेखा ड्वेल, खखरा ड्वेल एंड पीठा ड्वेल में आपको चीज़ें बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रेखा ड्वेल जो होता है ये माउंटेन शेप का बनता है। ठीक है, ऊपर से तो वो बिल्कुल वर्टिकल रहता है, फिर उसके बाद वहाँ से क्या होते हैं? कर्व्स हो जाते हैं। पीठा ड्वेल एकदम ट्रायंगल शेप में बनता है, जैसे कि उस मंदिर में हमने देखा। और खाखरा ड्वेल जो है ये इस टाइप का कुछ गोल टाइप का बनता है। देखिए यहाँ पे रुके,
ये इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला टेम्पल है ये क्या है, पीठा ड्यूएल है। जो हमारा ये वाला शिखर है ये कौन सा है, रेखा ड्यूएल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको भूल गई थी, लिंगराज टेम्पल जो है रेड सैंडस्टोन से बना है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कि ये किससे बना है, मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड लिंगराज टेम्पल। व्हाट इज कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। लिंगराज टेम्पल के क्या क्या फीचर्स हैं, कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स हैं। उड़ीसा स्कूल में शिखर को क्या बोलते हैं, ड्यूएल बोलते हैं। ठीक है, रेखा प्रसाद हो गया, रेखा ड्यूएल हो गया, पीठा ड्यूएल हो गया और खाखरा ड्यूएल हो गया। और मंडपा को क्या बोलते हैं, जगमोहन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लिंगराज टेम्पल। नाउ कम टू अदर फीचर्स, अदर टेम्पल्स इन द न्यूज। तो सबसे पहला है कोणार्क सन टेम्पल, वो भी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये किसने बिल्ड किया था, किंग नरसिम्हन वन थे गंगा डायनेस्टी के, उन्होंने, नरसिम्हा देव वन थे, उन्होंने बिल्ड किया था इसको। ठीक है, तो कोणार्क सन टेम्पल, सबसे पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो गया कि ये किसने बिल्ड किया था, गंगा डायनेस्टी के जो नरसिम्हन देव वन थे उन्होंने बिल्ड किया था। टेम्पल जो है ये किसने बिल्ड हुआ था, टेम्पल का रिप्रेजेंटेशन है कि सन जो थे वो जो घोड़े के रथ में जब चलते थे तो उसमें 24 व्हील्स होते थे, तो उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये मेंशन है। इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं क्योंकि ये जो इसका कलर जो है वो डार्क कलर है, से डार्क कलर में है, तो इसलिए इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कि किस स्टाइल में बना है, पीठा ड्यूएल। ठीक है, ये क्या है, पीठा ड्यूएल में बना है। ठीक है, ये जो है मंडपा कंसिस्ट नहीं करता, मंडप यहाँ पे कंसिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये आप भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मेन डाइटी के ऊपर इसका मेन एम है कि मंडप इसलिए यहाँ पे नहीं बना है कि जो भी मेन डाइटी यहाँ पे सिचुएटेड है तो ईस्ट फेसिंग है, तो जहाँ पे सन की किरणें सीधे मेन डाइटी पे पड़े, इसलिए इसमें मंडप नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया मंडप क्यों नहीं बनाया गया, और इट डजंट कंसिस्ट मंडप, और पीठा ड्यूएल स्टाइल में बना है। ये देखिए यहाँ ट्रायंगल शेप का है, तो पीठा ड्यूएल स्टाइल में बना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला है कि कंप्लीट सोलराइजेशन आपको करना है कोणार्क सन टेम्पल का और कोणार्क टाउन का, जो कि उड़ीसा में है, उसको एज इन सूर्य नगरी टाइप का डेवलप करना है कि जहाँ पे आपको एनफ सन जो सोलर एनर्जी है वो अवेलेबल रहे। ठीक है, तो इसलिए कोणार्क सन टेम्पल जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंप्लीट सोलराइजेशन का बोला है करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कोणार्क सन टेम्पल। नाउ कम टू विट्ठल टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, तो विट्ठल टेम्पल कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो आप याद रखिए विट्ठल टेम्पल एक हम्पी टाउन है कर्नाटका में, वहाँ का है। ये किसने बिल्ड किया था, किंग देवराय टू ने। किंग देवराय टू जो थे विजयनगर एम्पायर के, उन्होंने ये बिल्ड किया था। ठीक है, ये विजयनगर स्कूल टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। विट्ठल टेम्पल जो है कर्नाटका का है। किसने बिल्ड किया था, देवराय टू ने बिल्ड किया था। ठीक है, जो कि कौन थे, विजयनगर एम्पायर के थे। फिर कृष्ण देवराय आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें एडिशन किया था और उसको रिनोवेट किया था। ठीक है, ये टेम्पल किसके लिए डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु, जो कि विट्ठल बोलते हैं उनको, एन अवतार ऑफ विष्णु है ये। और ये जो है तुंगभद्रा रिवर जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हम्पी में लोकेटेड है, नियर द बैंक्स ऑफ कौन सी बैंक में, तुंगभद्रा रिवर बैंक में। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के बैंक में ये लोकेटेड है। ठीक है, टेम्पल जो है द्रविडल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बिल्ट है। आपको पता होगा साउथ में है तो ऑब्वियसली द्रविडल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हाईलाइट क्या है कि इसमें इंप्रेसिव पिलर्ड हॉल है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए पिलर्ड हॉल है। ठीक है, पिलर हॉल है और स्टोन चैरियट है। ये देखिए जी, स्टोन चैरियट मतलब यहाँ पे चैरियट मतलब ये होता है कि जब ओपन व्हीकल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब रामायण आपने पढ़ा होगा तो रथ में जब वो चलते हैं, क्या बोलते हैं, राम जी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो ओपन व्हीकल होता है, उसमें 2 व्हील्स होते हैं और वो पुल कौन करता है, हॉर्स पुल करता है, तो उसको बोलते हैं हम चैरियट। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और ये वुड स्टोन चैरियट से बना हुआ है और इसमें पिलर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो है हम्पी, तो ये कहाँ पे है, हम्पी में है। तो हम्पी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हम्पी जो है हमारा वन ऑफ द साइट्स, हम्पी जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। ठीक है, हम्पी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में। इसका जो नेम था वो डिराइव किससे हुआ था, पंपा रिवर थी, जो कि तुंगभद्रा का ही नाम था, ओल्डेस्ट नेम था।
और ये लास्ट कैपिटल किसकी थी? विजयनगर एम्पायर की थी। ठीक है, तो लास्ट कैपिटल हम्पी जो थी वो विजयनगर एम्पायर की थी। हरिहरा बुक्का विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड किया था? हरिहरा और बुक्का इन 1336 में फाउंड किया था। और फिर मुस्लिम रूलर से जब इनकी लड़ाई हुई तो बैटल ऑफ तलाईकोटा में जो है ये एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गया। फिर ठीक है, पूरी एम्पायर। तो बैटल ऑफ तलाईकोटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ तलाईकोटा किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, विजयनगर एम्पायर एंड मुस्लिम रूलर्स के बीच में हुआ था। जो मुस्लिम रूलर्स डेक्कन में थे उनके बीच में हुआ था। तो इसके कारण ये पूरा एम्पायर एंड हो गया और ठीक है, तो एंड हो गया और मुस्लिम्स का रूल आ गया। फिर अदर की साइट्स हम्पी में कौन सी हैं? अच्युतरा टेम्पल एंड पत्ताभिरामा टेम्पल, लोटस महल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं? हम्पी में है। तो विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है हम्पी में है। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में होता है। विट्ठल स्वामी टेम्पल लॉर्ड विष्णु को है, डेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें जो किंग देवराय टू ने बनाया था, जो कि विजयनगर एम्पायर के थे। ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। ठीक है, तो और तुंगभद्रा रिवर में है, तुंगभद्रा रिवर के बैंक में है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड विट्ठल टेम्पल। नाउ कम टू द पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है? नेपाल, काठमांडू में है। कहाँ पे है? पशुपतिनाथ टेम्पल जो है नेपाल में है। तो अभी रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में है? तो इंडिया और नेपाल ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो टेम्पल जो है ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? नेपाल भारत मैट्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट है, स्कीम के अंदर बनाई गई है, जो कि इंडिया ने बनाई थी। ये क्या है? पशुपतिनाथ टेम्पल जो है एक हिंदू टेम्पल है, जो कि लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है इन द नेपाल। ठीक है, ये कौन से रिवर के पास सिचुएटेड है? तो बागमती रिवर के दोनों साइड ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो स्ट्रेचेस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ बागमती रिवर और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पशुपतिनाथ टेम्पल जो है कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, कौन सी रिवर के पास आता है? बागमती रिवर के पास आता है। हिंदू टेम्पल है, लार्जेस्ट टेम्पल है नेपाल के, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, नाउ कम टू द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है जनरली एज एन चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के। ठीक है, तो अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं एज एन सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के। सोमनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? प्रभास पतन नियर वेरावल जो है एक रीजन है सौराष्ट्र, वहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात में सिचुएटेड है। ये टेम्पल जो है 12 जो ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स आती हैं शिवा की, उन टेम्पलों में से एक टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, ये रिकंस्ट्रक्टेड किस स्टाइल में हुआ? चालुक्यन स्टाइल में, जो कि हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलो करते थे। ठीक है, और लेटर इसको कंप्लीट किसने किया? 1951 में किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वल्लभ भाई पटेल ने इसको कंप्लीट किया। साइट जो है वो त्रिवेणी संगम से कंसीडर की जाती है। त्रिवेणी संगम मतलब 3 रिवर का कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। कौन कौन सी? कपिला, हिरन और सरस्वती। तो कौन कौन सी रिवर्स हैं? कपिला, हिरन और सरस्वती। ठीक है, तो दीज आर द सोमनाथ टेम्पल। दिस इज द सोमनाथ टेम्पल। और क्या क्या चीज़ें हैं? तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे? गुजरात में। दूसरी चीज़, ये 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है। रिकंस्ट्रक्ट कौन से स्टाइल में होता? चालुक्यन स्टाइल में हुआ था, चालुक्य स्टाइल में हुआ था। ठीक है, और लेटर इसको कौन कंस्ट्रक्ट किया था? वल्लभ भाई पटेल ने कंप्लीट किया था। और ये साइट जो है 3 रिवर्स के सराउंडिंग में है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स में है। जो पहला है कपिला, दूसरा है हिरन और तीसरा है सरस्वती। ओके, नाउ कम टू श्री जय काली मदर टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में है। तो ये कहाँ पे टेम्पल है? बांग्लादेश में है। ये क्या है? ओल्डेस्ट टेम्पल है बांग्लादेश का, जो बिल्ड कब हुआ था? अप्रॉक्सीमेटली 300 ईयर्स बैक। ठीक है, किसने बिल्ड किया था? श्री दयाराम रॉय ने बिल्ड किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसने बिल्ड किया था? श्री दयाराम रॉय ने, जो कि फाउंडर किसके थे? दीघा पतिया रॉयल फैमिली के फाउंडर थे। ठीक है, रिसेंटली इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है विद द असिस्टेंस ऑफ इंडिया ने असिस्टेंस दिया है कि आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करिए अंडर द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए कब साइन की गई थी? 2016 में साइन की गई थी। नाउ कम टू बरीकोट घुंडई पाकिस्तान में है। ये क्या है? एक एंशियंट हिंदू टेम्पल है, जो कि डिस्कवर कहाँ हुआ था? नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में हुआ था, जब हम ये रीजन को हम एग्जिक्यूट कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है? हिंदू टेम्पल है, जो कि किसको डिनोटेड है? लॉर्ड विष्णु को। ये डिस्कवर कहाँ हुआ था? नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के स्वात डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये क्या है? किसने बिल्ड किया था? ये बिल्ड हुआ था 1300 ईयर्स एगो ड्यूरिंग द कौन सी डायनेस्टी में? हिंदू शाही पीरियड के टाइम पे बिल्ड हुआ था। हिंदू शाहीज और काबुल शाहीज जो थे वो हिंदू डायनेस्टी के रूलर्स थे, जो कि रूल किस एरिया को कर रहे थे? काबुल को, गंधार को और प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को।
टर्म हिंदू शाही जो था वो रॉयल टाइटल था डायनेस्टी का, वो कोई एक्चुअल क्लैन और कोई नेम नहीं था, ठीक है। डायनेस्टी जो है किसने डिसेंड की थी, डिसेंडेड फ्रॉम कुशान एम्पायर, मॉडर्न अफगानिस्तान और टर्क्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। हिंदू लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द some places in news. Now come to monuments in news. तो सबसे पहला आता है गोलकोंडा फोर्ट। तो गोलकोंडा फोर्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तेलंगाना में, जो कि हैदराबाद में है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद सिटी के पास है, ठीक है। ये कहाँ पे है, गोलकोंडा फोर्ट क्या है, हैदराबाद सिटी में है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद में है, तेलंगाना स्टेट में है, ठीक है, नियर हुसैन सागर लेक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, कहाँ पे है, नियर हुसैन सागर लेक। इसको पहले क्या बोला जाता है, इस टेम्पल को मंगल भी बोला जाता था, क्योंकि ये बहुत हिल टॉप पे बना है एंड इट इज़ बिल्ड ऑन हिल टॉप, और जनरली मड फोर्ट था अंडर द रीन ऑफ राजा ऑफ वरंगल। जब राजा ऑफ वरंगल के टाइम पे ये जनरली मिट्टियों से बना था, बट लेटर इसको फोर्टिफाइड किसने किया, 14th और 17th सेंचुरीज में बामनी सुल्तान्स थे, उन्होंने इसको फोर्टिफाइड किया, और देन फिर किसने किया, कुतुबशाही डायनेस्टी जो थी उन्होंने इसको पूरी तरह फोर्टिफाइड कर दिया। तो गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है। कौन से, हुसैन सागर लेक के पास है। किसने बनाया था, राजा ऑफ वारंगल थे उन्होंने, बट उसको बानी सुल्तान और फिर कुतुबशाही डायनेस्टी ने उनको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया, फोर्टिफाइड किया, ठीक है। फिर आते हैं आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ बंडी, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये क्या है, अर्स्टवाइल कैपिटल किसका है, हद राजपूत का, जो कि प्रोविंस किसका था, हदौती का, ठीक है। ये कहाँ पे है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है। ये इसको सिटी ऑफ स्टेपवेल्स भी बोलते हैं, ब्लू सिटी भी बोलते हैं, और छोटी काशी भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, स्टेपवेल क्यों बोलते हैं, कि देखिए स्टेप्स में बने हैं, ठीक है, सीढ़ियों टाइप बने हैं, तो इसको स्टेपवेल्स इसलिए बोलते हैं। ब्लू सिटी भी बोलते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड छोटी काशी, ठीक है। ये आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है ये क्लासिफाइड है 5 पार्ट में। पहला तो है ग्रह, जिसको बोलते हैं फोर्ट, ठीक है, तारा ग्रह, तो मेन क्या है, तारा ग्रह। फिर ग्रह महल है, जिसको बोलते हैं रॉयल पैलेस, जिसमें बज महल है, छतर महल है और उम्मीद महल है। फिर आते हैं बावरी, जो कि स्टेपवेल बोलते हैं। फिर खोज दरवाजा की वावरी और भावल्डी वावरी, ठीक है। फिर कुंड आते हैं, स्टेप टैंक जिसे बोलते हैं। फिर धा भाई जी का कुंड, नगर कुंड और सागर कुंड और रानी कुंड। फिर आते हैं सागर महल, जिसको लेक पैलेस बोलते हैं, तो उसमें आते हैं मोती महल, सुख महल, शिखर बुर्ज। फिर छतरी आते हैं, जिसको सेनेट ऑफ बोलते हैं, जिसको 84 बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, जो बंडी है वो कहाँ है, राजस्थान में है। नाउ कम टू हागिया सोफिया, जो कि कहाँ पे है, टर्की में है। कहाँ पे है हागिया सोफिया, टर्की में है। ये क्या है, एक आइकॉनिक इस्तांबुल म्यूजियम है, जो कि अभी किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, मॉस्क में कन्वर्ट किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रजिस्टर्ड है। ये क्या है, ओरिजिनली ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था वहाँ पे ये बनाई गई थी। पहले इसको मॉस्क बनाया गया 1453 में, जब ओटोमन एम्पायर जो थे, कॉन्स्टेंटिनोपल को जब उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था, उस टाइम पे इसको एज इन मॉस्क की तरह बनाया गया। अब उसको मॉस्क की था, फिर उसके बाद उसको म्यूजियम बनाया गया 1934 में। फिर उसके बाद फिर से उसको मॉस्क में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। तो ये कहाँ पे है, टर्की में सिचुएटेड है। सो नाउ कम टू पेंटिंग एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। तो उसमें सबसे पहला आता है केव पेंटिंग। तो रिसेंटली क्या हुआ है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग जो है हमको इंडोनेशिया में मिली है, जो कि लाइमस्टोन, जिसको लाइमस्टोन केव बोला गया है, ठीक है। लाइमस्टोन से बनी है, ठीक है। कहाँ पे मिली है, इंडोनेशिया में मिली है, जो कि 45,500 ईयर्स एगो पेंट की गई थी होगी, ठीक है। तो मोर अबाउट न्यूज़ में क्या है कि केव जो है वो कहाँ पे मिला है हमको, साउथ सुलावेसी जो रीजन है, आइलैंड है। तो आइलैंड, साउथ सुलावेसी आइलैंड कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। वहाँ पे एक पिग का जो डिपिक्शन किया गया है, पिग के पैर हाथ का डिपिक्ट किया गया है, जिसके चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन जो थे वो एनिमल्स को हंट करते थे उस टाइम पे, ठीक है। और जो भी काउज रहते थे उनको भी हंट किया जाता था। तो ये हमको ये सब चीज़ें सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो केव पेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हम आ जाते हैं कि हमारी जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग थी, ठीक है, जो केव पेंटिंग, जो हमारी पेंटिंग स्टार्ट हुई वो हमारी अपर पैलियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुई। तो आपको पता होगा जो पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज था वो 20 लाख BCE से 10,000 BCE तक था। यहाँ पे आप देखिए पैलियोलिथिक, जिसमें कि अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले पेंटिंग का वो पाया गया, तो एविडेंस पाया गया वो अपर पैलियोलिथिक से पाया गया। फिर उसके बाद 10,000 BCE से
जो है 7000 BCE तक मेसोलिथिक एज आया, जिसको जहाँ पे मिडिल स्टोन एज बोलते हैं जिसको। फिर 7000 से 2000 BCE तक नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज आया। ठीक है, तो मेसोलिथिक जनरली हम ये नहीं डायरेक्ट कर सकते, ये नहीं बता सकते कि मेसोलिथिक जो था कब कब पीरियड्स कितने पीरियड था, क्योंकि वो बीच बीच में आता रहा। ठीक है, इट एक्सटेंड डिफरेंट पीरियड्स। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं बता सकते। तो सबसे पहला जो हमको पेंटिंग हमारी जो अर्लीस्ट पेंटिंग मिली थी वो हमको अपर पैलियोलिथिक में मिली थी। ठीक है, तो देखते हैं केव पेंटिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अर्लीस्ट पेंटिंग जो थी हमारी अपर पैलियोलिथिक टाइम की थी, जो कि मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो थी वो मेसोलिथिक केव पेंटिंग थी। रिचेस्ट पेंटिंग जो थी हमारी कहाँ पे, विंध्यस रेंज जो है MP में, वहाँ पे पाई गई। और उसका एक्सटेंशन कहाँ तक, UP में तक पाई गई। ठीक है, फिर टेक्निक जो यूज़ होती थी पेंटिंग में, तो सबसे पहले इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो थी वहाँ पे जो रॉक्स के मिनरल्स हैं उसको पहले पाउडर के साथ पाउडर बनाया जाता था, पाउडर ग्राउंड इनटू अ पाउडर, देन मिक्स विद वाटर। ठीक है, पाउडर की तरह ग्राइंड किया जाता था और उसको फिर वाटर के साथ मिक्स करके ब्रश के साथ उसको पेंट किया जाता था। ब्रश किससे बनता था, प्लांट फाइबर से बनता था। फिर हिस्टोरिक पेंटिंग में हमने फ्रेस्को सेको टेक्निक यूज़ की। फ्रेस्को सेको टेक्निक में क्या होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं उनको मिक्स किया जाता है और मिक्स किसके साथ किया जाता है, ऑर्गेनिक बाइंडर के साथ। फिर उसमें और लाइम के साथ मिक्स किया जाता है और फिर उसको ड्राई प्लास्टर में अप्लाई किया जाता है। और ये टेक्निक कहाँ पे अडॉप्ट की गई थी, इटली में अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, तो ये लेटर हिस्टोरिक जो पेंटिंग थी उसमें फ्रेस्को टेक्निक हम यूज़ करते थे, और प्री हिस्टोरिक में हम जनरली ऐसे ही वाटर के साथ मिक्स करके और ब्रश के साथ पेंट कर सकते थे। और ठीक है, अपर पैलियोलिथिक में ही अर्लीस्ट पेंटिंग का एविडेंस मिला। ठीक है, नाउ कम टू साइलेंट फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। तो साइलेंट फीचर्स क्या थे, तो सबसे पहले 3 कैटेगरीज हम चीज़ें डिपिक्ट करते थे। 3 कैटेगरीज हम बताते थे, मैन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक। ठीक है, जियोमेट्रिक शेप्स वगैरह बनाते थे, मैन और एनिमल का डिपिक्शन फाउंड होता था। उसमें ऐसे ही वेवी लाइंस होती थी, कोई भी जो भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से फिल की जाती थी। ठीक है, बहुत सारे डॉट्स होते थे। वो क्या डिपिक्ट करते थे, डे टू डे लाइफ जो है, हंटिंग सीन्स, डांसिंग सीन्स, ये सब। और कुछ पेंटिंग जो है सुपर इम्पोज भी होती थी। ह्यूमंस जो है वो स्टिक लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट होते थे। आपको पता होगा स्टिक लाइक मतलब एक लाइन बना दिया और उसी में उसके पैर जोड़ दिए, उसी में हाथ जोड़ दिए, तो स्टिक लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट होते थे। और फ्यू जो थी वो वॉश पेंटिंग में थी, बट वो मोस्टली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में बनी थी। और कलर्स कौन कौन से यूज़ करते थे, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑचरे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स। और जो एनिमल फिगर्स थे वो ज़्यादा थे एज कंपैरिजन टू ह्यूमन फिगर्स, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, इसलिए एनिमल फिगर्स ज़्यादा थे। ठीक है, फिर आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ हिस्टोरिक पेंटिंग। तो साइलेंट फीचर ऑफ हिस्टोरिक पेंटिंग्स में क्या था कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, रिलीजन भी आ गए, पैलेसेस भी आ गए। ठीक है, तो ये सब मेन थीम में आ गए। फ्लोरल फूल टाइप के मोटिव्स बनाया करते थे। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस में कलर्स कौन कौन से, रेड, ऑस्ट्रे, येलो, इंडिगो। ठीक है, ब्लैक कलर, चॉक, वाइट, ये सब यूज़ करते थे। मूवमेंट जो था वो उनका रिदम फॉर्म में था कि पहले वो यहाँ मूव करते थे फिर दूसरे दिन वहाँ, तो उस टाइप के फॉर्म में बनाया जाता था। लुमिनस कलर यूज़ करते थे, ब्राउन थिक डार्क लाइंस यूज़ करते थे। ठीक है, वेरियस स्किन कलर्स यूज़ करते थे। किसी का डार्क स्किन कलर, लोगों को चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हुआ तो किसी का डार्क स्किन कलर, किसी का लाइट स्किन कलर। ठीक है, लाइंस जो थी वो बहुत फोर्सफुली बनाते थे, क्योंकि लाइंस आर फोर्सफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। फिगर का कंपोजिशन हाईलाइट करते थे और टाइपोलॉजिकल वेरिएशंस भी केव में बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोरिक पेंटिंग्स। ठीक है, नाउ कम टू इवोल्यूशन ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। तो सबसे पहले आते हैं अपर पैलियोलिथिक, फिर आते हैं मेसोलिथिक, देन आते हैं नियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक में सिंपल आइकॉनिक एनिमल्स और ह्यूमंस का फिगर बनाया जाता था। एनिमल्स जो थे वो जनरली नेचुरलिस्टिक आउटलाइंस में शो किए जाते हैं और ह्यूमंस जो है डायनेमिक एक्शन में शो किए जाते हैं, कि कभी वो हंटिंग कर रहे हैं, कभी वो डांसिंग कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ह्यूमंस को बनाया जाता था, जो कि कैरेक्टराइज कैसे होता है, परफेक्ट एस शेप ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते थे, जो कि डिपिक्ट किया जाता है। तो एस शेप ह्यूमन फिगर्स कहाँ मिलते हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। और अपर पार्ट ऑफ द रॉक्स जो थे वो जनरली पेंट किया जाता था, जो भी शेल्टर के लिए अपर पार्ट जो रॉक्स के होते थे उनको पेंट किया जाता था। फिर आते हैं मेसोलिथिक केव पेंटिंग। यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएटिविटी और एक्सपैंड हुई, लोग ज़्यादा कलर्स जानने लगे, लोग ज़्यादा डिज़ाइंस जानने लगे। तो हंटर्स जो थे वो सिंपल क्लोथ्स में बनाए जाते थे। ठीक है, और फिर ऑर्नामेंट, हेड ड्रेसेस क्या होते थे, एलाबोरेट हेड ड्रेस, मास्क वगैरह। ठीक है, एनिमल्स जो थे वो नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन होता था, वाइल ह्यूमन को स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता था।
मेल फिगर्स जो थे स्टिक लाइक में बनाया जाता है और विमेन फिगर को बल्कि बॉक्स शेप में बनाया जाता था, तो वहाँ पे कोई ह्यूमन और मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं समझ में आता था। बट मेसोलिथिक में वो धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे से, फिर माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो थी उनको भी डिपिक्ट करते थे, डांस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड बर्थ, ये सब भी डिपिक्ट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल लखो जोआर फिशिंग सीन्स, फैमिली फीस्टिंग इन अ हट, यहाँ पे ये बनाया गया। भीम बेट का मैजिकल ट्रीटमेंट ऑफ इल पर्सन एंड चतुर्भुज नाथ नाला जो कि डायनेमिक आर्चर्स थे, ठीक है, ये हो गया। नाउ कम टू नियोलिथिक केव पेंटिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे एनिमल्स जो थे वहाँ पे बड़े थे, बट धीरे धीरे पेंटिंग की साइज जो है यहाँ पे रिड्यूस होने लगी, तो वहाँ पे पेंटिंग साइज बहुत बड़ी थी। यहाँ पे लोगों को जानने लगे, क्योंकि जनरली स्टोन में फ़र्क आए, तो स्टोन जैसे जैसे चेंज होगा तो स्टोन से आप और भी चीज़ें बना सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो पेंटिंग का साइज़ था वो रिड्यूस होने लगा, ठीक है। हंटिंग सीन्स जो थे वहाँ पे थे, बट हंटिंग सीन्स जो थे एज ए लार्ज ग्रुप जो है, हंटिंग धीरे धीरे कम होने लगी, एग्रीकल्चर आ गया तो वो लोग एग्रीकल्चर वाली चीज़ें दिखाने लगे, हंटिंग सीन्स जो जनरली एब्सेंट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, चतुर्भुजनाथ चैरियट्स अपीयर्ड, ठीक है, कुबगल्लू पिकली हाल एंड तेकल कोटा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में इन्होंने नियोलिथिक केव पेंटिंग यहाँ पे थी, ठीक है। नाउ कम टू अदर एग्जांपल्स ऑफ केव पेंटिंग। तो सबसे पहला आता है अजंता केव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। आई होप मैंने इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर जो भी पॉइंट मिसिंग रह गए हो तो आप वो खुद से ऐड कर लीजिएगा बुक पढ़ के, तो बट मैं मेरी तरफ से मैंने पूरे ही पॉइंट्स ऐड किए हैं। इफ़ देयर इज़ मिसिंग यू कैन ऐड इट बाय ओन, ठीक है। नाउ कम टू अजंता पेंटिंग, अजंता केव्स। तो अजंता जो है ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल पेंटिंग जो है पहली सेंचुरी BCE का है, ठीक है। अजंता केव्स कहाँ पे है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वेस्टर्न घाट्स और महाराष्ट्र रीजन में आती है, ठीक है। कहाँ पे आती है, वेस्टर्न घाट्स एंड महाराष्ट्र रीजन में, जो कि आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र रीजन में यहाँ पे अजंता केव्स आते हैं, ठीक है। अजंता केव्स भी आते हैं, एलोरा केव्स भी आते हैं और एलिफेंटा केव्स भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अजंता केव्स। तो अजंता केव्स कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स और महाराष्ट्र। अजंता केव्स जो है एक्सक्लूसिवली सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए है, ठीक है, बुद्धिस्ट के लिए है। सिर्फ इस पेंटिंग में बुद्धिज्म को डिपिक्ट किया जाता है, अदर कोई भी रिलीजन नहीं डिपिक्ट किया जाता, जैसे कि जैन हो गए, हिंदूज हो गए, सिर्फ यहाँ पे बुद्धिस्ट को किया जाता है। और बहुत सारे सीलिंग्स और पिलर्स को डेकोरेट किया जाता है। ये ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड जनरली और केव्स भी डेकोरेट किए गए, तो ठीक है। अजंता केव्स जो है 29 केव्स है। अजंता में कितने केव्स हैं, 29 केव्स हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और रॉक कट केव्स है, ठीक है। अजंता जो है रॉक कट केव्स है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। 29 केव्स इसके अंदर आते हैं और वेस्टर्न घाट्स और महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। ये सिर्फ बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, बुद्धिस्ट के मैटर कंसिस्ट करता है, ठीक है। इनमें सिर्फ बुद्धिज्म बनते हैं, बुद्धिज्म को बनाया जाता है, ठीक है। बुद्धिस्ट को बुद्धा जी को बनाया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू बाग केव्स। बाग केव्स कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट MP में है, ठीक है। कहाँ पे है, MP में है। ये जनरली सेम एज अजंता केव्स होता है, बट ये सेकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे रिलीजन आते हैं, वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट को नहीं कंसीडर किया गया है, बुद्धिस्ट बस को कंसीडर नहीं किया है, और भी रिलीजन को कंसीडर किया गया है। तो इसमें और अजंता केव्स में सिर्फ यही अंतर है, दो अंतर है कि अजंता केव्स जो है वो महाराष्ट्र और वेस्टर्न घाट्स में है, बाग केव्स जो है मध्य प्रदेश में है। और ये अजंता केव्स की जैसे ही है बट सिर्फ सेकुलर है, ठीक है। ऑन द बैंक्स ऑफ कौन सी रिवर में, भागिनी रिवर में है, ठीक है। बैंक किस रिवर पे है, भागनी रिवर पे है, तो इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। केव्स जो है बुद्धिस्ट पेंटिंग को कंसिस्ट करता है और रिलिक्स डेटिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉमनली नोन एज रंग महल, ठीक है। रंग महल कौन से उसमें बना है, बाग केव्स में। फिर आता है बादामी केव्स। बादामी केव्स कहाँ है, कर्नाटका में है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बादामी केव्स कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ये बादामी जो थी किसकी कैपिटल थी, चालुक्यांस डायनेस्टी की कैपिटल थी। ये किसके लिए डेडिकेटेड है, केव पेंटिंग लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। और ये अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल पेंटिंग है, ठीक है। अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल पेंटिंग है बादामी केव्स, जो कि लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। और बादामी जो थी किसकी कैपिटल थी, चालुक्यान डायनेस्टी की कैपिटल थी। कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। फिर आते हैं सित्तनावसल जो थी, ये क्या है, रॉक कट जैन टेम्पल है, ठीक है। ये क्या है, रॉक कट, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ये क्या है, रॉक कट जैन टेम्पल है, जो कि पांड्यन एरा के टाइम पे बना था, ठीक है।
इसमें जो भी थीम्स हैं वो जैन से रिलेटेड है, तो ये जैनिज्म को सिंबलाइज करता है। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नाउ कम्स टू एलोरा केव्स। अब एलोरा केव्स एक ऐसा केव्स है जहाँ पे तीनों रिलीजन मिलते हैं, ठीक है। जैनिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया और बुद्धिज्म, तीनों रिलीजन को, तीनों टाइप के टेम्पल्स ये कंसिस्ट करते हैं। एलोरा केव्स में कितने टेम्पल्स हैं? 34 केव्स हैं। एलोरा केव्स में 34 केव्स हैं। एलोरा केव्स भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। तो कितने टेम्पल आते हैं? 34 केव्स में से 17 जो है हिंदू टेम्पल है, 12 जो है बुद्धिस्ट टेम्पल है और 5 जो है जैन टेम्पल है। और मेन थीम क्या है इनके पेंटिंग का? तीनों रिलीजन के अराउंड सेंटर्ड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। कैलाश टेम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है एलोरा केव्स का, तो वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल कैलाश टेम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। नाउ कम टू एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स जो है ये सिर्फ 2 रिलीजन को कंसिस्ट करता है, पहला है हिंदुइज्म, दूसरा है बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 टाइप के टेम्पल बनाए गए, हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट टेम्पल। ये कंस्ट्रक्ट कब हुआ था? 5th to 6th सेंचुरी AD में हुआ था, मिड 15th। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। इसमें 7 केव्स आते हैं। कितने से केव्स आते हैं? 7 केव्स आते हैं। ये कहाँ पे? एक एलिफेंटा आइलैंड था अराबियन सी में, वहाँ पे, और जनरली महाराष्ट्र वगैरह में रीजन में और वेस्टर्न घाट्स में भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एलिफेंटा केव्स, ठीक है। तो ये आई होप आई हैव क्लियर दैट। तो यहाँ पे आप इसके सबके स्टेट देख लीजिएगा। जैसे लखुदियार केव्स जो होते हैं उत्तराखंड में पाए गए, जो कि अर्लीस्ट केव थे। फिर ससपोल केव्स लेह में है, ठीक है। भीमबेटका केव पेंटिंग आदमगढ़ और बाग केव्स जो है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में जोगीमारा केव्स पेंटिंग है, ठीक है। सितनावसल पेंटिंग तमिलनाडु में है। कर्नाटक में बादामी केव्स है। अजंता एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। और कुछ कुछ जो है एलिफेंटा आइलैंड था अंडमान एंड निकोबार का, वहाँ भी अरेबियन सी में, अरेबियन सी के पास वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अजंता केव्स, बाग केव्स, बादामी केव्स एंड ऑल। नाउ कम टू रिलेटेड न्यूज, सुलावेसी आर्ट, ठीक है। सुलावेसी आर्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने बोला था वाटी पिक जो थे उनके डिपिक्शन पाए गए। तो यहाँ पे देखिए कि ये इसका सींग हो गया, ये इसका मुंह हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके उसके 2 पैर हो गए, ठीक है। तो इससे हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे पिग फाउंड होते थे, ठीक है। तो ये क्या है? सुलावेसी आर्ट क्या है? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग जो है कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? इंडोनेशिया में डिस्कवर किया गया है। केव पेंटिंग क्या 45,000 ईयर्स की चीज़ें बताता है, उसके पहले की चीज़ें बताता है कि पिग्स कैसे डिपिक्ट किए जाते थे, कि पिग्स जो थे एंडेमिक थे कहाँ पे? सिर्फ सुलावेसी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया में पाए जाते थे, ठीक है। जहाँ पे पेंटिंग फाउंड की गई। पेंटिंग जो है लाइमस्टोन केव में फाउंड की गई है, जो कि रेड ऑचरे पिगमेंट से बनी हुई है। डिपिक्शन ऑफ सुलावेसी वाटी पिग इम्प्लाइज दैट दीज एनिमल्स वर इंपॉर्टेंट टू एंशिएंट ह्यूमन लाइफ। तो ये सिग्निफाई क्या करते हैं कि ये सब एनिमल्स जो थे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको कैसे डिस्कवर किया है? यूरेनियम सीरीज आइसोटोप एनालिसिस यूज़ किया है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स वो जो कि नेचुरली केव वॉल्स में मिलते हैं, उससे उन्होंने उसकी एज डिटरमाइन की है कि ये कब का है। सुलावेसी आइलैंड जो है वो ओल्डेस्ट, सम ऑफ द ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड रॉक आर्ट है जो कि वर्ल्ड में फाउंड होता है, एंड ऑल्सो सम ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ होमिनियंस बियॉन्ड द साउथ ईस्टर्न लिमिट्स। साउथ ईस्टर्न लिमिट्स के बियॉन्ड जो होमिनियंस है वहाँ पे होमिनियंस क्या क्या होते हैं? जो मॉडर्न ह्यूमन हमारे होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो गए, और इमीडिएट एंसेस्टर्स जो थे उनके, उन सब के बारे में बताता है, ठीक है। केव और रॉक पेंटिंग्स जो जनरली क्या होती है, जो भी वो पेंटिंग होती है जो केव्स में पेंट की जाती है, रॉक्स में और सीलिंग्स में, ठीक है। जनरली ये कहाँ फाउंड होती थी? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो आई थिंक आई हैव क्लियर द पॉइंट। व्हाट इज़ केव पेंटिंग, सुलावेसी आर्ट क्या क्या है, कौन कौन से केव्स आते हैं, ठीक है। और प्री हिस्टोरिक और फिर हिस्टोरिक आर्ट में कितना, पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक केव पेंटिंग एंड नियोलिथिक केव पेंटिंग में डिफरेंस क्या है, मैंने वो भी क्लियर कर दिया है। सो नाउ कम टू इंडियाज़ ट्रेडिशनल टॉयज़। तो अभी जनरली जब हमने देखा कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे, तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि हम वोकल फॉर लोकल के लिए प्रमोट करेंगे। तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत निकाला। तो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने टू रिड्यूस द इम्पोर्ट को रिड्यूस करने के लिए, इंडिया की चीज़ों को एनहांस करने के लिए, इंडिया की चीज़ों को बढ़ाने के लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल किया। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, और इसी के उसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट और जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टॉयज़ होते हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, आप नॉर्मल भी आप सेल कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने टॉयज़ को। ठीक है, तो ये किया। तो नाउ कम टू स्टेटस ऑफ इंडियाज़ टॉय इंडस्ट्री। तो इंडिया की टॉय जो मार्केट है वो $450 to 500 मिलियन, मतलब अराउंड 0.5% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट है। ठीक है, जो कि हमको कितना देता है, $90 बिलियन देता है। इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। ठीक है, और इसलिए हमारा जो टॉय इंडस्ट्री है वो रैपिड ग्रोथ हो रहा है। टिल 1980s जो थे, मोस्ट ऑफ द टॉयज़ जो थे इंडिया में ही बनते थे खुद ही, बट 1991 के बाद जैसे ही हम LPG रिफॉर्म्स हुए उसके बाद चाइना जो है पूरा मार्केट को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, पूरा चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है हमारे मार्केट में फ्लड होने लगे। ठीक है, तो 80% ऑफ इंडियन टॉयज़ जो हैं वो चाइनीज़ के इम्पोर्ट के हैं, एंड नॉन ब्रांडेड चाइनीज़ टॉयज़ जो है 90% ऑफ इंडिया मार्केट को अकाउंट करते हैं। चाइना मैन्युफैक्चर कितना करता है, 75% ऑफ द वर्ल्ड टॉयज़, और हम कितना करते हैं, सिर्फ 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टॉयज़। तो देख लीजिए आप कितना डिफरेंस है चाइना और इंडिया में टॉयज़ के उसमें। फिर आते हैं अबाउट इंडियाज़ ट्रेडिशनल टॉयज़। तो ट्रेडिशनल टॉयज़ इंडिया के जो हैं वो इको फ्रेंडली टॉयज़ होते हैं। जनरली देखिए क्ले, नेचुरल मटीरियल से बने होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्ले वगैरह मिट्टियों से बने होते हैं, तो ये नेचुरल टॉयज़ होते हैं। ये वैरायटी ऑफ मटीरियल्स लाइक पॉलीमर, वुड, क्लोथ, फाइबर, वुड, पल्प, रबर, मेटल। इंडिया का जो हमारा टॉय इंडस्ट्री है वो हमारी स्टोरी टेलिंग बताता है, पर्सपेक्टिव बताता है लाइफ के बारे में। हिस्टोरिकली इंडियन टॉयज़ जो है 5000 ईयर्स बैक में मिले थे, और टॉयज़ कब एग्जिकवेट हुए थे, मतलब बनाए गए थे, डॉल्स वगैरह हरप्पन एंड मोहनजोदाड़ो में बनाए गए थे, इंक्लूडेड स्मॉल कार्ड्स एंड डांसिंग विमेन। ठीक है, फिर आते ट्रेडिशनल टॉय सेक्टर जो है इको फ्रेंडली सेक्टर है। ठीक है, अंडर वोकल फॉर लोकल स्लोगन आत्मनिर्भर भारत कैंपेन द गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू टैप द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, तो उसके कारण गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। नाउ कम टू अदर स्टेप्स टेकन टू रिवाइव टॉय इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो टॉय कैथॉन 2021 जो है अभी रिसेंटली सेंटर ने लॉन्च किया है। एक स्पेशल टाइप का हैकाथॉन है जहाँ पे उन्होंने इंडिजीनियस जो इंडस्ट्री है टॉय इंडस्ट्री उसको प्रमोट करने के लिए हेल्प किया है, और रिड्यूस किया है, क्या रिड्यूस करना है, इम्पोर्ट। यहाँ पे टीचर्स जो हैं, जो हमारे डिज़ाइन एक्सपर्ट्स हैं, टॉय एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको स्टूडेंट्स को, उन सबको डेवलप करने के लिए बोला है कि आप टॉयज़ डेवलप करिए, और आपके टॉयज़ जो हैं इंडियन कल्चर्स को जो भी वो प्रमोट करते हैं, तो आपके टॉयज़ को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस टाइप के, इसलिए ये हैकाथॉन लॉन्च किया गया है। फिर हम देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बोला है कि उसमें एज अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम जो है टॉय मेकिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए स्टूडेंट के बीच, जो कि 6th स्टैंडर्ड से बड़े हैं उनके बीच इंट्रोड्यूस किया जाए। और ये कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, थ्रू वर्कशॉप्स एंड ऑल। तो इन सब के कारण उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो नाउ कम टू अदर टॉयज़। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉयज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चन्नपटना टॉयज़, जो है कहाँ का है, कर्नाटका का है। कहाँ का है, कर्नाटका का है। फिर किन्नल टॉयज़ कहाँ का है, वो भी कर्नाटका है, जो कि क्या डिपिक्ट करता है, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। ठीक है, तो 2 टॉयज़ कहाँ के हैं, कर्नाटका के हैं। फिर कोंडापल्ली टॉयज़ जो है आंध्र प्रदेश का है, जिसको बोमला कोवोलू भी बोलते हैं। ठीक है, वो कोदापल्ली ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में मिलता है। ये क्या है, मिक्स, ये इस स्टाइल के टॉयज़ जो हैं वो मिक्स किसका है, इस्लामिक और राजस्थानी आर्ट का। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। फिर एटिको पक्का टॉयज़ जो हैं आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। ये किससे बना है, लैक्वर कलर और वुड से बना है, कलर्ड विद नेचुरल टॉयज़। ठीक है, इन सब से बना है। फिर निर्मल टॉयज़ जो है तेलंगाना में आते हैं। ठीक है, निर्मल टॉयज़ कहाँ पे आते हैं, तेलंगाना में आते हैं। फिर थंजवुर गोलू डॉल्स जो हैं तमिलनाडु में आते हैं। थंजवुर डांसिंग डॉल्स जिसे बोलते हैं, ट्रेडिशनली एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हेरिटेज ऑफ ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम तंजौर। फिर लाई फदीबी जो है वो भी मणिपुर में है। फिर अश्रीकंडी जो है टेराकोटा टॉयज़ आसाम में मिला है। ठीक है, तो दीज आर द टॉयज़। ये इनके नेम और इनका स्टेट जरूर याद कर लीजिएगा। जनरली मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू अदर टॉयज़ लाइक उड़ीसा में संबलपुर टॉयज़ आते हैं, पेपर मैचे आते हैं, स्टोन टॉयज़ आते हैं। बिहार में कन्यापुत्री डॉल्स एंड सिक्की वर्क। उत्तर प्रदेश में वुडन टॉयज़ ऑफ वाराणसी। वेस्ट बंगाल में नतुंगग्राम डॉल्स। तमिलनाडु में चोपू सामान। ठीक है, गुजरात में थिगड़ा धिंगला। ठीक है, पंजाब में चनकना, घुघू और लट्टू और हंडवाई। फिर महाराष्ट्र में आते हैं भटूकली मिनिएचर किचन सेट्स एंड सावंतवादी टॉयज़। ठीक है, तो ये अदर ट्रेडिशनल टॉयज़ आते हैं। तो ये सब नाम आप याद कर लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है।
ठीक है। नाउ कम टू टेक्सटाइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो 3 टाइप की टेक्सटाइल्स मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ी, चंदेरी एंड बाघ पेंटिंग। ठीक है, बाघ प्रिंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस लिए लॉन्च किया है कि लोकल ट्राइब्स जो थे भारवानी के, भारवानी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जहाँ का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो भारवानी में कोई भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट नहीं पाया जाता, पर भारवानी के जो आजू बाजू रीजन है, जैसे कि खरगोन हो गए, धार हो गए, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्टिशंस पाए जाते हैं, इसलिए भारवानी को डेवलप करने की बात की गई है। तो मध्य प्रदेश ने लोकल ट्राइब्स जो थे, उन लोकल ट्राइब्स जो हैं भारवानी के, उनको ट्रेन किया जाएगा इन तीनों आर्ट्स फॉर्म में बाय ट्रिफेड टू एंश्योर कंटिन्यूअस लाइवलीहुड, कि उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जा सके। तो सबसे पहले आते हैं बाघ प्रिंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बाघ प्रिंट। ये वाइट कपड़ा है, ठीक है, वाइट कपड़ा। वाइट कपड़े में ये लोग क्या करते हैं, एक फ्लोरल चीज़ें लेकर उसको छापते हैं, तो इसको बोलते हैं बाघ प्रिंट। तो बाघ प्रिंट के कुछ कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं यहाँ पे आके। ये क्या है, ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंट है, जो कि नेचुरल कलर से बनाया जाता है, जो कि कहाँ पे पाया गया है, धार डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे। ये किस नेम से डिराइव किया है, विलेज बाघ है, किस रिवर पे है, बाघ रिवर पे है, इसलिए इसको बाघ प्रिंट बोला गया है। ये प्रिंटिंग टेक्निक है जिसमें कॉटन और सिल्क क्लॉथ में जो है ब्लेंडेड उसको ट्रीट किया जाता है, किससे, कोरोडेड आयरन, एलम और एलिजरीन, जो कि रेड डाई होता है। जैसे ही प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो प्रिंटिंग फैब्रिक को रिपीटेडली वॉश किया जाता है रिवर में, और उसको फिर फिर उसको धूप में सुखाया जाता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, कि उसको एक बहुत अच्छा टेक्सचर मिल सके। ठीक है, उसमें जो है ज्योमेट्रिकल फ्लोरल कंपोजिशन, वेजिटेबल कलर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वाइट जो कपड़ा है उसमें ये सब यूज करते हैं। बाघ प्रिंट को जो है 2008 में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो बाघ प्रिंट कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। बाघ प्रिंट क्या क्या चीजें हैं उसमें ये हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। नाउ कम टू महेश्वरी फैब्रिक। महेश्वरी फैब्रिक जो है, ये एक कॉटन सिल्क फैब्रिक है। यहाँ पे आप देखिए, ये कॉटन की साड़ियाँ हैं, इसकी जनरली साड़ियाँ ही बनाई जाती हैं, और इसमें ब्रोकेड और जरी वर्क किया जाता है, ठीक है। महेश्वरी जो है, ये साड़ी कहाँ से आई थी, महेश्वर जो है, जो कि किस रिवर पे लोकेटेड है, नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये बना है मध्य प्रदेश के, ठीक है। अब इसमें जो है जनरली फोर्ट में जो भी डिज़ाइंस बने रहते हैं, उसमें ये डिज़ाइंस जो है वो यूज़ की जाती हैं। ये जनरली बहुत सारे पैटर्न्स में बनती है, जैसे कि मैट पैटर्न चटाई हो गई, जैस्मिन पैटर्न चमेली, ब्रिक पैटर्न एंड, डायमंड पैटर्न हीरा। तो 5 टाइप्स की मेजर साड़ीज बनाई जाती हैं महेश्वरी फैब्रिक से, जैसे कि चंद्रकला हो गई, बैगनी चंद्रकला हो गई, चंद्ररत्रा हो गई, बेली एंड पारबी। ये जनरली बहुत ही ग्लॉसी और लाइट वेट होती हैं। महेश्वरी साड़ीज जो है रॉयल फैमिलीज जो थे होलकर्स के, वो पहनते थे। और ये जनरली बोला जाता है कि ये क्रिएट किसने किया था, रानी अहिल्याबाई होलकर ने खुद ही क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो होलकर्स जो थे वो महेश्वरी साड़ीज को क्रिएट किए थे, पेट्रोनाइज किया गया था, और रानी अहिल्याबाई होलकर जो थी उन्होंने ही पेट्रोनाइज किया था, उन्होंने ही इसको क्रिएट किया था। नाउ कम टू चंदेरी फैब्रिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड चंदेरी फैब्रिक, ठीक है। तो चंदेरी की साड़ीज आपने देखा होगा, चंदेरी के सूट। तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल एथनिक फैब्रिक है, जो कि लाइट वेट होता है, बेसिक टेक्सचर होता है, लग्जरियस फील होता है। ये जनरली सिल्क में बनाया जाता है, जहाँ पे गोल्डन जरी की जाती है, और ट्रेडिशनल कॉटन यान क्या होता है, एक थ्रेड लाइक कॉटन का जो थ्रेड होता है उससे बनाई जाती है। फैब्रिक जो है वो कहाँ से बोरोड की है, एक चंदेरी स्मॉल टाउन है मध्य प्रदेश में, वहाँ से 3 टाइप्स की चंदेरी साड़ीज़ बनती हैं, चंदेरी सिल्क कॉटन, प्योर सिल्क एंड चंदेरी कॉटन। चंदेरी जो साड़ीज़ थी वो किसने पेट्रोनाइज किया था, सिंधियास ने पेट्रोनाइज किया था, याद रखना, सिंधियास ने, ठीक है। तो ये कहोगे चंदेरी, बाघ प्रिंट एंड महेश्वरी साड़ीज़, ठीक है। नाउ कम टू व्हाट इज दिस कोरवाई वीविंग। कोरवाई वीविंग जो है, कोरवाई जो है एंशियंट एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक है वीविंग की, जो कि कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, तमिलनाडु में प्रैक्टिस की जाती थी। तो कोरवाई वीविंग कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। इसमें क्या करता था कि जो साड़ी रहती थी उसको सेपरेटली बनाया जाता था, बॉडी ऑफ साड़ी जो रहती थी उसको सेपरेटली, और जो बॉर्डर रहता था उसको सेपरेटली बनाया जाता था, फिर दोनों को जोड़ा जाता था, तो उसको कोरवाई वीविंग बोलते हैं। नाउ कम टू ट्रिफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब स्टेब्लिश की गई थी, 1987 में, अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है। ये किस लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लिए ये बनाई गई बॉडी। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें, और सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट कर सकें, और उसके बाद जो डेफिसिट रीजन है वहाँ पे दे सकें। ये जो है 2 रोल प्ले करती है, एक मार्केट डेवलपर, एक सर्विसेज डेवलपर।
प्रोवाइडर। ठीक है, ट्राइब्स इंडिया जो है ये ब्रांड है जो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जो भी ट्राइबल पीपल बनाते हैं उनको वहाँ पे सोल्ड किया जाता है, तो इसलिए ये ट्राइब्स इंडिया। ठीक है, नाउ कम टू टेक्सटाइल्स एंड एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कशीदा पश्मीना कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर आते हैं कुल्लू शॉल्स, हिमाचल प्रदेश की हैं। पंचचूली उत्तराखंड की हैं। बनारसी और चिंकारी उत्तर प्रदेश की हैं। बनारसी और चिंकारी उत्तर प्रदेश की हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसलिए बनारसी और चिंकारी उत्तर प्रदेश की। फिर लेपचा ट्राइब्स कहाँ पे है? सिक्किम में है, तो लेपचा कहाँ का होगा? सिक्किम का। मूगा कहाँ का होगा? आसाम का। अपतनी कहाँ का होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अंगामी नागालैंड, अंगामी से याद रखो नागालैंड। मोईरंगफी एंड फेनिक जो होता है मणिपुर का है। पुआन जो है मिजोरम का है। तंत और कथा वेस्ट बंगाल का है। फिर कुच्चई सिल कहाँ का है? झारखंड का है। बोमकल एंड संबलपुरी उड़ीसा का है। पोचमपल्ली इकत एंड गढ़वाल तेलंगाना का है। वेंकटगिरी मंगलगिरी एंड कलमकारी जो है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। फिर कच्चीपुरम और कोनराड जो है तमिलनाडु का है। कोसावू केरला का है। मैसूर सिल्क कर्नाटका का है। कुंबी गोवा का है। पैठानी महाराष्ट्र का ऑब्वियसली। पटोला घारचोला एंड बांधनी गुजरात का है। ठीक है, चंदेरी माहेश्वरी बागप्रिंट मध्य प्रदेश का है। कोटा बांधनी लहरिया राजस्थान का है। फुलकारी पंजाब का है। ठीक है, तो ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, ये भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ठीक है, तो दिस इज द टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। नाउ कम टू अदर आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया जो कि न्यूज़ में है। सबसे पहला कोलम ड्राइंग आता है। कोलम ड्राइंग कहाँ पे है? ये क्या है? कोलम ड्राइंग कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये क्या है? एक टाइप की रंगोली जो बनाई जाती है जब कोई भी चीज़ कोई भी फंक्शन होता है तब बनाई जाती है। ये क्या है? ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म है जो कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो है फ्लोर्स पे बनाए जाते हैं। ये क्या है? ये किस लिए बनाया जाता है कि हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी इन्वाइट कर सके। जब भी हाउस में बाहर बनाते थे इसे बोलते हैं लक्ष्मी जी आती हैं, तो इसलिए ये बनाया जाता है। ये राइस फ्लोर पल्सेस और लीव्स से यूज़ किया जाता है। ठीक है, जनरली लोटस फिश बर्ड्स ये सब बनाए जाते हैं। जनरली सर्कुलर होता है। ठीक है, और सन मून अदर जोडिक साइंस जो हैं ये भी बनाए जाते हैं। तो कोलम ड्राइंग कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नाउ कम टू वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र में है। तो वारली जो थे ट्राइब्स हैं महाराष्ट्र के, वारली पेंटिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये क्या है? डेली और सोशल इवेंट्स को डिपिक्ट करता है। ये कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं बताता, ये सिर्फ सोशल लाइफ बताता है वारली ट्राइब्स की। ठीक है, इमेजेस ह्यूमंस के होते हैं, एनिमल्स के होते हैं। ठीक है, ह्यूमन फिगर्स जो हैं डांस कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, ये सब शो किया जाता है। और डॉट्स और डैशेस लाइन बनाई जाती है, उसको जोड़कर एक लाइन बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन बनाई गई है। ठीक है, और वुमेन जो है जनरली इसमें ज़्यादा इंगेज रहती हैं। तो वारली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की वारली ट्राइब है। ये कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं डिपिक्ट करते, सिर्फ सोशल लाइफ डिपिक्ट करते हैं। नाउ कम टू मधुबनी पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बिहार में है, जिसको मिथिला आर्ट भी बोला जाता है। ये क्या है? ब्राइट कलर से फिल किया जाता है और इसमें पहले बाउंड्री बनाई जाती है, फिर उसको ब्राइट कलर्स और कॉन्ट्रास्ट पैटर्न से उसको फिल किया जाता है। जनरली पेंटिंग्स जो है वो ह्यूमन डाइटीज़, हिंदू डाइटीज़ जो होती हैं, कोर्ट सीन्स, वेडिंग सीन्स, ये सब बनाए जाते हैं। फ्लोरल और एनिमल, बर्ड मोटिव्स और ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस जो हैं इन सबको गैप फिल करने के लिए ये भी बनाई जाती हैं। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं रोगन पेंटिंग, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। ये क्या है? 300 ईयर ओल्ड क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल, जो कि गुजरात कच्छ रीजन में बहुत आया था। इसमें क्या करना है? जो रोगन क्राफ्ट है, जितने भी रोगन क्राफ्ट है वो बिना खाका के बनते हैं। खाका मतलब बिना ब्लूप्रिंट के बनते हैं, कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाते, फिर उसमें सीधे सीधे बनाते हैं। ह्यूमन जो है अपने हाथ से बनाते हैं। ह्यूज कैनवास जो कि मेटल रॉड विद कलरफुल पेंट। रोगन जो है ये टेक्निक है पेंटिंग की जो कि फैब्रिक में पेंट किया जाता है। रोगन क्या है? मिरर आर्ट है, और पेंट जो है स्टिकी होता है और अदर क्लोथ्स में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रोगन पेंटिंग। फिर आते हैं मोनपा हैंडमेड पेपर, कि वो कहाँ का है? मोनपा कहाँ के ट्राइब्स होते हैं? अरुणाचल प्रदेश के, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो मोनपा हैंडमेड जो पेपर है जो भी तवांग में बनाए जाते हैं उसके ठीक है, तो उसके रिवाइव करने की बात की है। तो मोनपा जो है एक फाइन टेक्सचर्ड हैंडमेड पेपर है, जिसको क्या बोलते हैं? मोन शुगु, जो लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि ये क्या है? इंट्रीगल कल्चर है, इंट्रीगल वाइब्रेंट कल्चर है। लोकल मोनपा ट्राइब जो तवांग में रहते हैं, ये पेपर जो है 10,000 ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुआ था।
और हिस्टोरिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस पेपर का, क्योंकि इस पेपर्स में जो है बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो भी होते थे वो सब लिखे जाते थे, और जो भी मोनेस्ट्रीज होते थे, जो भी टेम्पल होते थे, जो भी वहाँ पे हाइम्स होती थी, प्रेयर्स होती थी, वो भी लिखे जाते थे। ठीक है। और मोनपास जो थे ये जनरली ये पेपर्स कहाँ कहाँ बेचते थे, तिब्बत, भूटान, थाईलैंड, जापान, क्योंकि वहाँ पे पेपर इंडस्ट्री तब नहीं पाई जाती थी। बट लोकल इंडस्ट्री जो है रिसेंटली धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि इंडिजीनियस हैंडमेड पेपर जो थे वो जो भी वो थे वो रिप्लेस होते जा रहे हैं चाइनीज़ जो पेपर्स आते हैं उसमें। तो मोनपा हैंडमेड पेपर कौन से ट्री से बनते हैं? लोकल ट्री है उनका, शुगु शेंग, वहाँ उससे बनते हैं, जो कि उसकी मेडिसिनल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। फिर आते हैं पुलिकली, ये कहाँ पे है? केरला का है। ये क्या है? यहाँ पे ह्यूमंस जो होते हैं अपने बॉडी को पूरी तरह पेंट करते हैं टाइगर्स की तरह पूरा लुक देते हैं, रेड येलो ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, फिर उसके बाद डांस करते हैं। ठीक है। तो फोक आर्ट है कहाँ का? केरला का। ये क्या है? इंट्रोड्यूस किया था अष्टवाइल रूलर कोचिन के जो थे महाराजा राम वर्मा शक्थन थम्पुरन जो थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हो गया पुलिकली जो कि केरला का है। फिर आते हैं ढोकरा डेकोरेटिव पीसेस, जो कि वेस्ट बंगाल का है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? ढोकरा आर्टफैक्ट्स क्या है? मेटल फिगरीन से, मेटल से जो फिगर बने रहते हैं, जो कि ब्रोंज और कॉपर से बने रहते हैं, जो कि किससे बने रहते हैं? लॉस्ट वैक्स मेथड से। नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ढोकरा डामर ट्राइब्स, द ट्रेडिशनल मेटल स्मिथ्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ढोकरा आर्टफैक्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? आपने देखा होगा डांसिंग गर्ल्स जो थी मोहनजोदाड़ो की, वहाँ वो भी ऐसे ही बनी होती थी। ठीक है। तो ये किससे बनते हैं? ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। दिस इज द एंड ऑफ cave painting and other art forms. So tomorrow I will start with dance and music. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.